अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फ़िज़िक्स 101 लेक्चर नंबर 23 टू 45 सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जितने भी हमारे पास इसमें कवर होते हैं वो सारे 45 यानी कि हमारे पास फाइनल टर्म के हवाले से हमने सारे शॉर्ट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारे दोस्त हैं जो वीडियो को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब दोस्तों से गुजारिश है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इससे आपकी कोई वो नहीं होता, नुकसान नहीं होता और हमें हमें मोटिवेशन मिलती है। इस तरह हम आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाते हैं। ये वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन और बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी आपके हल हो जाएंगे। इस वीडियो में तकरीबन हम 60 या 70 के करीब करीब शॉर्ट क्वेश्चंस हल करेंगे और आपको समझाएंगे भी सही। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा इसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा जो कि एमसीक्यूज़ के हवाले से होगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, शोविंग रिजल्ट्स फॉर एक्सप्लेन द फ्यूजन रिएक्शन सन, यानी कि आप हमें रिजल्ट्स बताएं जो फ्यूजन रिएक्शन होता है सन में उसका। तो फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? हमारे पास फ्यूजन का मतलब होता है आपस में जुड़ना। जब हमारे पास दो एक से ज़्यादा छोटे न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं और उनसे एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। सूरज में ही ऐसा ही निज़ाम होता है। हमारे पास हाइड्रोजन के छोटे न्यूक्लियस आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं और उनसे हमारे पास क्या बनता है? एक हीलियम का न्यूक्लियस बन जाता है। और ये फ्यूजन प्रोसेस जब हमारे पास अकर होता है, कहाँ पे होता है? कोर ऑफ द सन, यानी कि सन के कोर में होता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट्स इन रिलीज एनर्जी दैट कीप्स द सन हॉट। इस दौरान हमारे पास क्या होता है? एनर्जी भी पैदा होती है जो कि क्या करती है? सूरज को गर्म रखती है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इफ द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस इज नाउन बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज इज अनस्पेसिफाइड कैन यूज द कॉज। हमारे पास सवाल है कि अगर हमें पता हो कि इनसाइड सरफेस चार्ज कितना है, किसी सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, और ये हमें पता ना हो कि उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो, तो हमें क्या यानी कि इससे इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये सिंपली हमारे पास अगर हमें पता नहीं होगा कि चार्ज को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो हमारे पास क्या होगा? हम ये नहीं जान पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कैसा है। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं ढूंढ पाएंगे जब हमें ये पता ना हो कि इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। और ये वजह क्या होती है? क्योंकि हमें सिमेट्री पता नहीं होती। यानी कि सिमेट्री का मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही किसी भी हमारे पास फील्ड की सिमेट्री पता चलती है। जब हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही पता ना हो तो हमें सिमेट्री भी पता नहीं होगा और इस तरह हम नहीं जान पाएंगे कि ये हमारे पास किस शक्ल का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लॉ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल ऑब्जेक्ट रेडिएट एनर्जी। ये तमाम ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एनर्जी को रेडिएट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये कौन सा लॉ है? ये कौन सा लॉ का स्टेटमेंट है? तो ये हमारे पास है, जो हमारे पास स्टीफन लॉ है वो यही स्टेट करता है कि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं? रेडिएट एनर्जी करते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक मिनट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि डू यू थिंक लाइट वार्ड्स वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर गिव स्ट्रॉन्ग रीज़न, यानी कि ये हमें बताएं कि जो लाइट है वो वेव नेचर का भी होता है और पार्टिकल दोनों शक्ल में पाया जाता है, यानी कि एज अ वेव और एज अ पार्टिकल ज़रात के शक्ल में। तो यस, इसका आंसर यस है। जो नेचर ऑफ लाइट है वो बहुत होता है, पार्टिकल भी होता है हमारे पास और वेव भी होता है। हैज़ बीन, ये किस तरह में साबित किया गया? इट्स इसेंशियल थ्योरी was further evolved from electromagnetic into quantum mechanics। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और क्वांटम मैकेनिक्स में प्रूफ किया गया है कि आइंस्टाइन ने क्या कहा था? हमारे पास जो लाइट है वो क्या है? पार्टिकल की सूरत में होता है, प्रोटॉन की सूरत में होता है, सॉरी फोटॉन की सूरत में होता है। और ये फोटॉन जो होते हैं जब फ्लो करते हैं तो इनसे क्या बनता है? एक वेव बनता है। तो इससे साबित होता है कि जो हमारे पास लाइट होती है वो दोनों नेचर की होती है, वेव और हमारे पास पार्टिकल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारे पास ये एक ही क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ऊपर वाला जो रेड में लिखा था यही क्वेश्चन था कि डू यू एग्री और नॉट दैट स्टेशनरी चार्जेस और स्टेडी करंट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या आप ये सोचते हैं या आपके ख्याल में जो स्टेशनरी चार्ज होता है या साकिन जो चार्ज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा हो सकती है या नहीं? तो इसका सिंपल आंसर है नहीं, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी क्रिएटेड बाय एक्सीलरेटिंग चार्ज, यानी कि किस चार्ज से प्रोड्यूस हो सकता है? जो चार्ज एक्सेलरेट कर रहा हो, हरकत करता हो। तो हमारे पास जो चार्ज मूव करता हो बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, विल प्रोड्यूस एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब कोई चार्ज आगे पीछे मूव करता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है।
एंड दिस ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, और इनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, यानी कि ये किस स्पीड से ट्रेवल करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से। अब हमारे पास क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चूँकि हमें पता है कि स्टेशनरी चार्जेस और कांस्टेंट करंट जो होते हैं वो एक्सेलरेट नहीं करते, इस वजह से हमारे पास इट कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट हैपन्स टू करंट इन अदर लैंप्स इफ वन लैंप इन सीरीज सर्किट बर्न्स आउट। हमें कहता है कि क्या होगा जब हमारे पास कुछ लैंप जो हैं आपस में एक सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, उनमें से एक लैंप ख़राब हो जाए। तो सिंपल सा आंसर है, सीरीज़ में चूँकि हमारे पास सारे जो रेजिस्टर्स होते हैं या बल्ब्स होते हैं, लैंप्स होते हैं, एक ही तार एक ही वायर के ज़रिए जुड़े होते हैं। जब एक वायर में कोई भी हमारे पास कहीं किसी भी जगह खलल आएगा तो पूरे वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। तो एक लैंप के ख़राब होने की वजह से चूँकि रास्ता हमारे पास करंट का फ्लो रुक जाएगा, और इस तरह हमारे पास दूसरा लैंप भी क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा। इसका सिंपल सा ये आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, view that the electrons behave like waves, how is Doppler effect described in terms of momentum। कि ये बताएं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वेव की तरह बिहेव करता है। हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एज अ वेव बिहेव करता है, और डुपलर शिफ्ट जो होता है वो किस तरह इसको मोमेंटम की सूरत में वो करता है, शो करता है। तो ये वही बात है कि हमें पहले पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव करते हैं और एज अ वेव भी, क्योंकि हमारे पास ये लाइट में ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह डुपलर शिफ्ट मोमेंटम की सूरत में किस तरह बयान किया है कि डी ब्रोगली वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एंड वेवलेंथ, क्योंकि हर हमारे पास जो होता है पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी होती है और वेवलेंथ भी होती है। दैट इलेक्ट्रॉन इज हाइड्रोजन एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, हाइड्रोजन एटम में जो होता है वो क्या करता है, बिहेव्स नॉट लाइक अ पार्टिकल, वो एज अ पार्टिकल बिहेव नहीं करता बल्कि एज अ वेव बिहेव करता है। ये किसने हमारे पास कहा था, डी ब्रोगली ने कहा था। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी की तारीफ कीजिए। तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, ये होता है व्हेन द चार्ज आर कंटिन्यूसली ओवर अ रीजन अलाइन द सरफेस ऑफ मटेरियल और इनसाइड द स्फीयर वी मस्ट स्पेसिफाई द चार्ज डेंसिटी। जब हमारे पास किसी भी सरफेस पे क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो क्या कहलाता है, उसकी चार्ज डेंसिटी कहलाती है। अब ये हमारे पास तीन किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, या तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, यानी कि एक लाइन पे हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो वो लीनियर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर डेंसिटी है। और इसका फार्मूला क्या होता है, क्यू हमारे पास एस पे ये डेल डी क्यू का मतलब है थोड़ा सा चार्ज है, और लैम्डा कांस्टेंट है लीनियर के लिए, और डी एस का मतलब हमारे पास थोड़ी सी फासले पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब किसी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एक चार्ज डेल क्यू मतलब थोड़ा सा चार्ज है, और हमारे पास ये अल्फ़ा जो है ये किसको ज़ाहिर करता है, ये सरफेस के लिए कांस्टेंट है, और डेल एरिया मतलब किसी एरिया पे हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये कौन सा है, सरफेस डेंसिटी है। उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जब हमारे पास किसी वॉल्यूम के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम डेंसिटी होती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ की तारीफ करें तो गॉसेस लॉ क्या होता है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग इन द सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस ड्राइव्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास इसका मतलब ये है कि जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से निकलता है वो किसके बराबर होता है, टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि टोटल चार्ज किसी सरफेस में जितना एनक्लोज है उसको अगर हम एप्सिलॉन नॉट पे तकसीम कर दें तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगा। और यही गॉसेस लॉ है, यहाँ पे ये रिलेशन दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला ई डॉट डी ए बराबर है टोटल चार्ज यानी कि चार्ज एनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या है, गॉसेस लॉ का फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तारीफ करें तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एनर्जी है किसी भी यूनिट चार्ज के एक चार्ज की वजह से इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज की वजह से जो हमारे पास एनर्जी होती है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। सो इन आवर एमकेएस यूनिट्स, एमकेएस मास किलोग्राम और सेकंड के यूनिट्स में हमारे पास पोटेंशियल के यूनिट क्या होते हैं, जाउल पर कूलम्ब होते हैं, और इसके और यूनिट भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकते हैं। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफाइन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने पढ़ा है कि वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, एनर्जी गेन बाय मूविंग वन इलेक्ट्रॉन चार्ज थ्रू वन वोल्ट। जब हम एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक वोल्ट के ज़रिए उसको जितना हम मूवमेंट देते हैं, जितना उसको हरकत करवाते हैं, वो हमारे पास कितनी उस वो एनर्जी क्या होगी, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और इसका फार्मूला 1/6 × 10⁻19, ये हमारे पास एक कूलम चार्ज है, और एक वोल्ट इसको जितना हरकत देगा ये हमारे पास इसके बराबर होगा, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसके अदर यूनिट्स भी होते हैं, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो ये हमारे पास जो हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बड़े यूनिट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि गिव द सिस्टम ऑफ चार्जेस, गिव द सिस्टम ऑफ चार्जेस वी कैन ऑलवेज कंप्यूट द फोर्स एंड हेंस द पोटेंशियल दैट अराइज फ्रॉम देम, हियर आर सम इंपॉर्टेंट जनरल स्टेटमेंट्स। तो हमारे पास सिस्टम के गिवन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस का एक सिस्टम दिया गया है, वी कैन ऑलवेज कंप्यूट द फोर्स। इस दौरान हमें क्या होता है, एक फोर्स मिलता है,
यानी कि जब भी हमें चार्जेस दी जाती हैं तो उस दौरान हमें एक फोर्स मिलती है और हैंस पोटेंशियल भी अराइज होता है। तो इसके बारे में आप कुछ यानी कि स्टेटमेंट दे, तो इसके बारे में ये स्टेटमेंट्स हैं कि जो पोटेंशियल्स होता है आर मोर पॉजिटिव इन रीजन विच हैव, यानी कि पोटेंशियल्स के बारे में बताना है, सारी करैक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो पहली क्या है इसकी, पोटेंशियल्स आर मोर पॉजिटिव इन रीजन्स विच हैव मोर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वहाँ पे जहाँ पे हमारे पास चार्ज ज़्यादा है किसी रीजन में पॉजिटिव, तो वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी हमारे पास ज़्यादा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इसकी खासियत, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई सिमत नहीं होती, इस वजह से ये स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट देखें इसका सी, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो डिटरमिन्स द फोर्स थ्रू एफ, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमें क्या करती है, फोर्स मालूम करने में मदद देता है। ये इसका फार्मूला है, बराबर मैंने डेल यू डी यू और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसकी खासियत क्या है, वो है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट ओनली बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब एग्जिस्ट करता है, कब वकूफ़ पज़ीर होता है, कब पाया जाता है, जब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब कंजर्व होगा, यानी कि जीरो होगा, तभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन कैपेसिटर। कैपेसिटर की तारीफ करें तो कैपेसिटर हमारे पास क्या है, ये दो प्लेट्स होते हैं, उनके दरमियान एक खला हम रख दें और उनको आपस में किसी बैटरी से जोड़ दें तो हमारे पास क्या बनता है, एक कैपेसिटर बनता है। यानी कि टू कंडक्टर्स आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड फ्रॉम देयर सराउंडिंग, जब दो कंडक्टर्स को क्या किया जाता है, एक दूसरे से अलग किया जा सकता है और सराउंडिंग से भी उनको अलग रखा जाता है, तो इस दौरान क्या बनता है, फॉर्म कैपेसिटर, कैपेसिटर बन जाता है। द कंडक्टर्स में भी ऑफ, यानी कि एनी शेप, जो कंडक्टर्स होंगे वो किसी भी शेप के हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं हमारे पास, और स्क्वायर टाइप के भी हो सकते हैं। आगे इसके बारे में कुछ फार्मूला दिखा है आपने, क्या ये देखें, फार्मूला हमारे पास होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस आपको पता होना चाहिए, कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है किसका, कैपेसिटर का। तो कैपेसिटेंस क्या होती है हमारे पास, किसी भी कैपेसिटर की वो एबिलिटी कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ये क्या कहलाता है, उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है, और ये इसका फार्मूला भी आपने याद रखना है। इसके बाद डिफाइन एम्पेयर। एम्पेयर की तारीफ करें तो एम्पेयर क्या होता है, ये करंट होता है, करंट का यूनिट है। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि हमारे पास जो फ्लो ऑफ चार्ज है कहीं पे भी, यानी कि चार्ज के बहाव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो 1 एम्पेयर की तारीफ हम कैसे करेंगे, जब हमारे पास क्या होगा, 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में क्या करेगा, बहाव होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 एम्पेयर करंट कहेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पे सारे इसके यूनिट हैं हमारे पास, मिली एम्पेयर भी हो सकता है, माइक्रो एम्पेयर, नैनो एम्पेयर, पिको एम्पेयर। मिली का मतलब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 3, माइक्रो का नफ़ी 6 और नैनो का नफ़ी 9 और पिको का मतलब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 12। इसके बाद डिफाइन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की तारीफ करें तो रेजिस्टेंस क्या होती है हमारे पास, ये किसी भी चार्ज के बहाव में क्या करती है, खलल पैदा करती है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये इसका फार्मूला है R बराबर V बटा I, यानी कि जब हमारे पास कोई वोल्टेज क्या देते हैं हम किसी करंट को, तो उस दौरान यानी कि हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस की मुखालफत करता है। इसके बाद आप नेक्स्ट चले हमारे पास ये इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि रेजिस्टर्स आर पुट इन सीरीज विद ईच अदर। जो हमारे पास रेजिस्टर्स को आपस में जब सीरीज़ में जोड़ा जाता है तो क्या होता है, करंट क्या करता है, सेम होता है, करंट फ्लोज थ्रू द बोथ, यानी कि हमारे पास सेम करंट होता है। और जब हम इनको पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारे पास सेम वोल्टेज होती है। उसके बाद है यूनिट एंड डेफिनेशन ऑफ पावर। पावर की तारीफ करें, उसकी यूनिट बताएं तो हमारे पास पावर क्या होता है, पावर होती है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास, इसकी यूनिट हमारे पास है, ये देखें, जूल पर कूलम, यानी कि जब 1 जूल वर्क हम क्या करते हैं, एक ही चार्ज पे करें, 1 कूलम चार्ज पे हम 1 जूल वर्क करें तो हमारे पास पावर कितनी होगी, 1 क्या होगी हमारे पास, 1 वोल्ट एम्पेयर होगी, और इसकी यूनिट्स क्या हैं, वाट है। उसके बाद डिफाइन कर्चीफ्स लॉ। कर्चीफ्स लॉ की तारीफ करें तो द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस एनकाउंटर्ड इन मूविंग अराउंड अ क्लोज सर्किट इज जीरो, यानी कि कर्चीफ्स रूल्स क्या था कि अगर आप तमाम पोटेंशियल डिफरेंसेस जितने भी सर्किट में हैं उनका सम ले लें तो वो क्या होगा, जीरो के बराबर आएगा, इसका ये मैथमेटिकल फार्मूला है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की तारीफ करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है हमारे पास, ये जब मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स अपॉन एनी चार्ज, ये क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चार्ज पे क्या करती है, फोर्स लगाती है, जब मूव करती है उस फील्ड के अंदर। तो ग्रेटर द साइज ऑफ द चार्ज, जितना चार्ज बड़ा होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, उस पर फोर्स ज़्यादा ज़ाहिर होगी। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या है, F बराबर है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स बराबर है QVB साइन थीटा, ये भी आप यहाँ से याद कर लें इंशाल्लाह, इससे यही याद, यानी कि इसमें से थोड़ा सा है, और ये नीचे इसकी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद नीचे चले क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास टेस्ला जो हैं ये उसके यूनिट्स हैं मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फोर्स के। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स की तारीफ करें तो व्हेन बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर प्रेजेंट एट अ पॉइंट द टोटल फोर्स एक्टिंग अपॉन अ चार्ज इन अ वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। जब हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट पे एक ही ऑब्जेक्ट हो, अब हमारे पास उस पर दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स जब अमल करती हैं तो इस दौरान हमारे पास क्या होता है,
वो यानी कि टोटल वेक्टर सम लेते हैं हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस का, तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं। यानी कि दोनों फोर्सेस को अगर जमा किया जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को, तो इसको हम क्या कहेंगे, लॉरेंट्ज़ फोर्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन वेबर। वेबर क्या होता है? तो द डायमेंशंस ऑफ फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड एक्स एरिया एंड द यूनिट इज कॉल्ड वेबर। यानी कि हमारे पास ये क्या है, ये मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसके क्या है, हमारे पास यूनिट है। ओके, ये हमारे पास इसका हो गया डेफिनेशन। उसके बाद है डिफाइन अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की तारीफ करें तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट इज अ करंट दैट फ्लोज फर्स्ट इन वन डायरेक्शन अलोंग वायर एंड देन इन रिवर्स डायरेक्शन। ये करंट होता है जो कि पहले एक सिमत में फिर दूसरे सिमत में क्या करता है, बहाव करता है। हमारे पास ये इसका आगे पीछे बहाव होता है, कभी एक डायरेक्शन कभी दूसरी डायरेक्शन में, तो ये अल्टरनेटिंग करंट है। उसके बाद है रेटिंग। रेड लाइट हैज़, हमारे पास रेड लाइट का क्या दिया गया, वेवलेंथ दिया गया, लैम्डा वेवलेंथ कितना, 700 नैनोमीटर, और फ्रीक्वेंसी हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इसका फार्मूला होता है वी बराबर है, यानी कि हमारे पास फार्मूला हमने लिखा फ्रीक्वेंसी, क्या द फ्रीक्वेंसी कैन वी कैलकुलेटेड एज, हमने फार्मूला लिखा v इज इक्वल टू, हमारे पास ये आ गया ये हमारे पास लैम्डा की कीमत आ गई और ऊपर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई है, यानी कि फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी बाई लैम्डा। तो हमने क्या कर दिया, इसको अगर डिवाइड करें यानी कि टोटल 700 पे, और हमारे पास चूँकि हमें पता है इसको इस पर डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आता है, 4.29 10 14 हर्ट्ज, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास आती है। ये हमारे फार्मूला से इसको निकाला है। फार्मूला क्या होता है, वी बराबर है एफ लैम्डा, उसको रीअरेंज करें और यहाँ पुट करें, आपके पास ये आएगा। डिफाइन इमिशन। इमिशन की तारीफ करें, इमिशन क्या होती है, मैटर रिलीजेज एनर्जी एज अ लाइट। जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी मादे हैं, वो क्या करते हैं, एनर्जी को लाइट की सूरत में खारिज करते हैं और उसको इमिशन कहते हैं। डिफाइन अब्जॉर्प्शन। जितने भी मादे हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को जज़ब करते हैं लाइट की शक्ल में, इसको हम क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखें, डिफाइन ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन की तारीफ करें, मैटर अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट, यानी कि जितने भी मादे हैं वो लाइट को अपने आप में से पास होने देते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन कहते हैं। उसके बाद है डिफाइन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की तारीफ करें तो मैटर रिपेल्स लाइट इन अदर डायरेक्शन, अनदर डायरेक्शन। जब हमारे पास कोई मादा लाइट को दूसरी डायरेक्शन में क्या कर दे, रिपेल कर दे, धकेल दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 20 क्वेश्चन। डिफाइन डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की तारीफ करें, ये हमारे पास क्या है, द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जब हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट के किनारे के साथ कोई लाइट बेंड हो जाए, झुक जाए, और क्या करें हमारे पास, अदरवाइज बी अ शैडो रीजन इज नाउन एज द डायरेक्शन ऑफ, तो ये हमारे पास डिफ्रैक्शन हो गया। यानी कि हमारे पास एक लाइट किसी चीज़ से टकराती है तो उस चीज़ में से पास नहीं होती, बल्कि उसके किनारों के साथ हमारे पास क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन स्टैटिस्टिकली मैकेनिक्स, यानी कि स्टैटिस्टिकली मैकेनिक्स की तारीफ करें तो हमारे पास क्या होता है, हमें इस ये शाख है साइंस की, इसमें हम क्या करते हैं, फिजिक्स की शाख में हम स्टडी करते हैं हीट की, और इसके अलावा हमारे पास जो रैंडम मोशन में हमारे पास होते हैं छोटे ज़रात, उनका भी इसी में हम इसी ब्रांच में मुताला करते हैं। इस एन एरिया फिजिक्स कॉल्ड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। हीट का मुताला करना और इसके साथ रैंडम मोशन में जो हमारे पास बेसिक कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, ज़रात मैटर के, उनका मुताला करना क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिकली मैकेनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द लाइफ टाइम ऑफ द पोलोनियम, क्रिप्टॉन, स्टोनियम, रेडियम, कार्बन एंड यूरेनियम। तो लाइफ टाइम हमने बतानी है, ये इन्फॉर्मेशन एमसीक्यूज की सूरत पे भी आ सकता है। तो पोलोनियम का लाइफ टाइम हमारे पास क्या है, 1.64 10⁻⁴। इसी तरह क्रिप्टॉन का हमारे पास 3.16 मिनट्स है, स्टेनियम का हमारे पास 28.5 ईयर्स है, रेडियम का हमारे पास 1600 ईयर्स है, कार्बन का है 5760 ईयर्स, और हमारे पास यूरेनियम का है 4.5 मल्टीप्लाई 109 ईयर्स। तो ये इनके लाइफ टाइम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द बेसिक सोलर फैक्ट्स। सोलर फैक्ट्स के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हमने कुछ यानी कि इसके बारे में जानी है। मास जो होता है सन का वो कितना है, 2010 की कुवत 10 kg, यानी कि असल में, और अर्थ के बराबर 3000, यानी कि ये हमारे पास तकरीबन 33,000 आर्ट्स के बराबर है। इसके बाद डायमीटर ऑफ सन कितना है, वो है 1392000 किलोमीटर, जो कि ज़मीन का 10⁹ गुना है। एज ऑफ द सन कितनी है, वो है 4.6 बिलियन ईयर्स है। रोटेशन पीरियड क्या है, यानी कि 25 दिन में ये इक्वेटर और 36 दिन में ये पोल्स के गिर्द एक क्या करता है, रोटेशन कंप्लीट करता है। उसके बाद टेम्परेचर इसका कितना है, 15 मिलियन केल्विन हमारे पास इसके कोर का टेम्परेचर है, और इसके सरफेस का जो है वो 5770 केल्विन है। डेंसिटी इसकी कितनी है, हमारे पास 8 ज़रब गोल्ड एट द कोर, यानी कि कोर को अगर 8 से ज़रब दें, और एवरेज इज़ -1.5 वाटर के है हमारे पास। इसके बाद कंपोजिशन इसकी क्या है, इसमें 72% हाइड्रोजन होती है, 25% हीलियम होता है। तो ये हमारे पास इसकी कंपोजिशन है, और ये टोटली सन के हवाले से इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि इन अ कूल रूम अ मेटल अ मार्बल टेबल। ये इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमारे पास एक ही रूम में अगर हम मार्बल रख दें और उसके साथ यानी कि मेटल, मार्बल और दूसरा वुड का एक टेबल रख दें, तो हम क्यों फील करते हैं कि जब भी हम हाथ लगाते हैं मेटल और मार्बल का जो
टेबल होगा वो कूल यानी कि हमें महसूस होता है, जबकि वुड का इतना कूल महसूस नहीं होता। तो इसकी सिंपल सा रीज़न ये है कि हमारे पास मेटल और जो मार्बल होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और चूँकि वो जल्दी एनर्जी को क्या करते हैं, अब्ज़ॉर्ब कर देते हैं, और इस वजह से हमारे पास क्या आता है, जब भी हम उनको हाथ लगाते हैं तो वो ठंडे महसूस होते हैं, और जो हमारे पास वुड्स हैं वो क्या होते हैं, बेड कंडक्टर्स होते हैं, इस वजह से वो हमारे पास कूल महसूस नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनिशियल पुशिंग बट द बॉक्स डज नॉट मूव, व्हाट इज द फोर्स ऑफ स्टैटिक फंक्शन शोन इन द बिलो फिगर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोड़ दें क्योंकि डायग्राम नहीं है, तो इसको हम इस तरह नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इज इट ट्रू कि ये सही है कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर द सेम, कि ये दोनों एक जैसे होते हैं, और इधर यस आर नो एक्सप्लेन इन ईच केस। तो अगर यस है या नो है तो दोनों में आप बयान करें। तो हमारे पास कुछ पीपल क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आर सिनोनिमस, एक जैसे, लेकिन बट दिस इज़ नॉट द केस, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इन द सेम पोजीशन, वो एक हो सकते हैं कब, इफ़ द ग्रेविटेशन फील्ड इन विच द ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इज यूनिफॉर्म, तभी जब हमारे पास ग्रेविटेशनल जो हमारे पास वो है फील्ड है वो अगर यूनिफॉर्म हुआ, यकसा हुआ, तब हमारे पास सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होंगे, एक ही चीज़ होंगे, अदरवाइज ये एक चीज़ नहीं हो सकते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारे पास कि डिस्क्राइब अ फ्यू एग्जांपल्स इन विच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, के एक हमें केस बताएं कि जिसमें कोई भी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी सीमत और उस ऑब्जेक्ट की सीमत एक हो। तो ये जब आप किसी ऑब्जेक्ट जब कोई यानी कि हमारे पास बंदा ट्रैवल कर रहा है किसी भी चीज़ में, जैसे आप समझ लो कोई बंदा ट्रेन में ट्रैवल करता है, तो वो ट्रेन आगे जा रही है लेकिन जो बंदे है ट्रेन के लिहाज से वो अंदर बैठा हुआ है, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो बैकवर्ड होती है। और चूँकि हमारे पास जो बंदा बैठा हुआ है उस पर जो फोर्स लगती है वो किस सीमत में लगती है, फॉरवर्ड यानी कि बैकवर्ड की सूरत में ही लगती है। तो उसकी जो मोशन है यानी कि बंदा जो बैठा हुआ है और उस पर जो फोर्स लग रही है वो भी बैकवर्ड है। तो ये एक केस है जिसमें हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स और बंद दोनों की यानी कि डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, इज़ इट पॉसिबल फॉर टू ऑब्जेक्ट्स टू बी इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम इफ़ दे आर नॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर, कि ये पॉसिबल है हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स के लिए कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो अगर वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ना हो, टच ना हो। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के मुताबिक द टू ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर मे बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, के जब हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में ना भी हो तब भी वो क्या हो सकते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। उसके बाद है वेव स्पेंड इन अ स्ट्रिंग इज अ फिक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो इफ वेव फ्रीक्वेंसी विल द वेव स्पीड इंक्रीज, यानी कि हमारे पास क्या आता है कि एक स्ट्रिंग में हमारे पास क्या है, एक वो है स्पीड भी हो सकती है यानी कि वेव की। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से यानी कि अगर हम क्या कर दें, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें तो क्या स्पीड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो चूंकि हमारे पास फार्मूला होता है v बराबर है एफ लेमडा, ये स्पीड जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट रिलेटेड है। तो हमारे पास अगर स्पीड बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, यानी कि अगर स्पीड बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, और अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो स्पीड भी बढ़ेगा। तो ये सिंपल से इसका आंसर है, फ्रीक्वेंसी बराबर है स्पीड बराबर है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ, दिस मीन्स स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज स्पीड इंक्रीज, यानी कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो स्पीड भी बढ़ता है, एंड वाइस वर्सा, मतलब जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम होती है तो स्पीड भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारे पास ये जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लंबा है इसलिए हमारे पास टाइम ज़्यादा यानी कि नहीं है, वीडियो पहले से भी लंबी हो रही है, मैं ये जो लॉन्ग टाइप के थोड़े से जुड़वा रहा हूँ, ये आप खुद रीड कर लेंगे, वीडियो को आप स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डू ऑल करंट कैरिंग कंडक्टर्स इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, के हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें करंट पास होता है क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खारिज करते हैं, ये क्वेश्चन है। यस, ये हमारे पास दुरुस्त है कि जितने भी करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को खारिज करते हैं, एंड दीज आर द राइट एंगल ऑफ द करंट पासिस, यानी कि ये हमारे पास जो खारिज होती हैं वेव्स वो क्या बनाती हैं, 90 का एंगल बनाते हैं करंट जिस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है। और ये किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, जो राइट हैंड रूल है फ्लीमिंग का, उससे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद है कि इफ़ यू होल्ड द वाटर इन अ पेपर कप फ्लेम और अ फ्लेम, कैन यू ब्राइट द वाटर टू बॉयल इफ़ द हो, हमारे पास जब हम किसी भी पेपर में पानी को लेते हैं या जिस तरह आप शापर में पानी को लेते हैं और उसको आप फ्लेम पे पकड़ते हैं, किसी शोले पे पकड़ते हैं, तो क्या आप क्या कर सकते हैं, उसको बॉईल कर सकते हैं उस पानी को, और किस तरह। तो ये सिंपल सा है, जब भी हम किसी पेपर में या जो कप है पेपर का उसमें क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको फ्लेम पे पकड़ेंगे तो इस दौरान हमारे पास क्या होगा, विल बॉईल विग्रेस, यानी कि डायरेक्टली हमारे पास वो बॉईल शुरू हो जाएगा कप में, और बट द पेपर इटसेल्फ विल नॉट कम्बस्ट, यानी कि पेपर नहीं जलेगा। ये आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप क्या करें, किसी भी शापर में पानी डालें और उसको
हमारे पास फ्लेम पे पकड़ें तो आपके पास क्या होगा, वो जो पानी होगा वो बॉईल हो जाएगा, लेकिन आपके पास जो शापर है वो नहीं जलेगा। तो ये आपके पास इसी रिलेटेड क्वेश्चन है और ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखें, all objects radiate energy, then why are we not able to see all the objects in the dark? कि हमारे पास तमाम ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एनर्जी खारिज करते हैं, तो हम कहता है सवाल इसका ये है कि तो क्यों हम डार्क अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये एनर्जी खारिज कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो आँखें हैं वो इतनी सेंसिटिव नहीं हैं, वो इंफ्रारेड रेडिएशन को नहीं दे सकती, यानी कि चूँकि ये ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशन को खारिज करती हैं और हमारी आँखें उनको नहीं देख पाती। इस तरह कोल्ड बॉडी जो ठंडी बॉडियाँ होती हैं वो क्या रेडिएट करती हैं, खारिज करती हैं, इंफ्रारेड जोन को खारिज करती हैं, और वो भी हमारी आंखें नहीं देख सकती। तो यही वजह है कि हमारे पास हमें खुद हम देखने के काबिल नहीं होता, अदरवाइज़ हर चीज़ जो है, जितनी भी मैटर्स हैं, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एनर्जी को क्या करते हैं, खारिज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारे पास, ये हमारे पास थोड़ा सा यानी कि इन्फॉर्मेटिव, ये आप खुद भी रीड कर सकते हैं, ये 35 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन वाई मर्करी राइजेज इन थर्मोमीटर, तो एक्सप्लेन करें कि क्यों मर्करी राइज हो जाता है, यानी कि मर्करी का जो हमारे पास वॉल्यूम वो बढ़ जाता है जब क्या होता है, व्हेन इज इट पुट इन द हॉट वाटर, जब उसको गर्म पानी में रखा जाता है तो मर्करी क्यों राइज हो जाती है। तो इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ अ बल्ब कंटेनिंग मर्करी, तो इसमें क्या होता है, एक मर्करी होती है हमारे पास, यानी कि और विच इज़ द अटैच टू द नैरो ग्लास ट्यूब, और वो हमारे पास किसके साथ अटैच होती है, एक ग्लास ट्यूब के साथ अटैच होती है। टेम्परेचर राइजेज, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लेवल ऑफ मर्करी क्या होता है इन द ट्यूब, वो भी बढ़ जाता है। दिस हैपन्स, ये होता क्यों है, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ मर्करी स्लाइटली इंक्रीज विद टेम्परेचर, क्योंकि हमारे पास जो मर्करी का वॉल्यूम है वो किससे बढ़ता है, टेम्परेचर से बढ़ता है, यही वजह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाई इज ग्लास ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट बट ओपेक टू वीयू लाइट, यानी कि हमारे पास गिलास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है विजिबल लाइट के लिए, यानी कि ग्लास में से पास हो जाती है विजिबल लाइट, लेकिन ओपेक होता है किसके लिए, अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए। तो वजह बताएं, हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन ये है कि बियॉन्ड द रेंज ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, हमारे पास यानी कि जो रेंज है अल्ट्रावायलेट लाइट की वो क्या होती है, वेवलेंथ इसकी बड़ी होती है 400 नैनोमीटर से। द एनर्जी ऑफ विजिबल एंड इंफ्रारेड लाइट, जो हमारे पास विजिबल और इंफ्रारेड लाइट की जो एनर्जी होती है, आर नॉट एनफ, वो एनफ नहीं होती, काफ़ी नहीं होती, टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स एंड मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते, और दूसरा इंसिडेंट लाइट जो उसके साथ टकराती है वो भी हमारे पास उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। दस इस वजह से गिलास अपीयर्स ट्रांसपोर्ट टू द विजिबल एंड इंफ्रारेड लाइट, इस वजह से हमारे पास जो ग्लास होता है उसमें से क्या होता है, ट्रांसपेरेंट वो होता है किसके लिए, विजिबल लाइट के लिए भी ट्रांसपेरेंट होता है और इंफ्रारेड लाइट के लिए भी ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि वॉलेट लाइट के लिए हमारे पास अल्ट्रावायलेट के लिए ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका है, ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आप इसको कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेयरिंग अ मेटल ब्रेसलेट इन अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कुड बी हैजर्ड, यानी कि अगर आपने कोई इस तरह का आप समझे जैकेट पहना हुआ है जो कि क्या है हमारे पास मेटल का बना हुआ है, तो क्या आप किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जब जाते हो तो क्या ये आपके लिए ख़तरा मोल हो सकता है? जी बिल्कुल, जब भी आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाते हो तो अगर आपने मेटल की चीज़ पहनी हुई है तो मेटल उसको अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, हमारे पास खतरा हो सकता है, आपकी जान जा सकती है, आपको करंट लग सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, डिफाइन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, दोनों की तारीफ करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सर्टन एलिमेंट ऑफ एरिया, जब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पास होती हैं किसी भी एरिया में से तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसका फार्मूला है ई डॉट ए और ई कॉस थीटा, हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद इसके यूनिट देखें, इसके यूनिट क्या होते हैं हमारे पास, न्यूटन स्क्वायर पर कूलम, और इसके नेचर यानी कि हमारे पास क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जब मैग्नेटिक लाइंस हमारे पास क्या होती हैं किसी भी सरफेस में से पास होती हैं और परपेंडिकुलरली पास होती हैं तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स। फार्मूला इसका है बी डॉट ए और बी ए कॉस थीटा, और इसके हमारे पास यूनिट वेबर है और ये भी स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के दरमियान फ़र्क बताएं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ऑलवेज एक्सर्ट्स एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल वेदर इट इज़ इन अ स्टेशनरी और मूविंग, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से हो सकती है, वो भी मूविंग चार्ज की वजह से भी हो सकता है और रेस्ट चार्ज की वजह से भी हो सकता है। और इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, ई बराबर है एफ बटा क्यू, यानी कि हमारे पास जो फोर्स लगती है किसी भी चार्ज पे वो किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है। इसकी यूनिट हमारे पास क्या है, हमारे पास वोल्ट बटा मीटर, और ये हमारे पास क्या न्यूटन बाय कूलम भी इसके यूनिट लिख सकते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है हमारे पास, इट कैन एक्सर्ट ऑन अ मैग्नेटिक फोर्स ओनली ऑन अ मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो होती है वो सिर्फ मूविंग चार्ज पे ही हमारे पास क्या करती है, अपना इफेक्ट शो करती है, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर होती हैं टू द फील्ड फार्मूला। उसका फार्मूला क्या है, बी बराबर है हमारे पास ई, और इसकी यूनिट क्या है हमारे पास, टेस्ला है। ये क्यू वी साइन थीटा, यानी कि बी बराबर है एफ बटा क्यू वी साइन थीटा, ये इसका फार्मूला है इसका मैग्नेटिक फील्ड का।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफरेंशिएट बिटवीन, फ़र्क करें किसके दरमियान, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान फ़र्क करें। तो हमारे पास पहले हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशन के दरमियान। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, जब एनर्जी उसके पोजीशन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं या ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है mgh, इसका यूनिट क्या है, जाउल्स। नेक्स्ट देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी कि जब सिस्टम ऑफ चार्ज के दरमियान क्या होता है, एनर्जी जब स्टोर होता है किसकी वजह से, ड्यू टू इट्स पोजीशन की वजह से, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और इसका फार्मूला होता है कि कांस्टेंट है क्यू, दो चार्जेस हैं उनको अगर आर पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है, इसके यूनिट जूल पर कूलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन चार्ज डेंसिटी एंड टाइप्स। तो ये हम पहले कर चुके हैं। चार्ज डेंसिटी का मतलब किसी भी सरफेस पे जब कोई चार्ज हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो चार्ज डेंसिटी बनती है, और ये हमारे पास टोटली वही क्वेश्चन है। लीनियर चार्ज डेंसिटी भी हो सकती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हो सकती है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी हो सकती है। उसके बाद है स्टेट गॉसेस लॉ, तो ये भी हो चुका है। आई थिंक, आई होप आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं है तो पीछे इसको आप रिवाइज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लक्स। तो ये न्यू क्वेश्चन है कि आप बताएं फ्लक्स की खसूसियात बताएं। तो सबसे पहले खसूसियत इसकी होती है कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है साइज़ पे, यानी कि साइज़ पे कोई इनसार नहीं करता। सरफेस जितनी भी बड़ी हो या छोटी हो उससे कोई पता नहीं, कोई चेंज नहीं आना फ्लक्स में। दूसरा है एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट और सरफेस, और दूसरा किस किस्म का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसका शेप और शक्ल क्या है, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा ये डिपेंड किस पे करता है, सिर्फ चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, एक सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज है उसी पे ये क्या करता है, इनसार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर तारीफ करें तो इसका है पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, यानी कि ये जोड़ा होता है इक्वल लेकिन अपोजिट पॉइंट चार्ज के दरमियान। जैसे देखें नफ़ी क्यू और जमा क्यू, तो इसको अगर हम सेपरेट करें डिस्टेंस से, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। इसका फार्मूला होता है पी बराबर है क्यू डी, और इसकी यूनिट क्या होते हैं, कूलम पर मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक एंड वाई वी यूज़ इट इन कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और इसको हम कैपेसिटर में क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक क्या, एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, यानी कि जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान। क्यों यूज़ करते हैं, अब ये पढ़ते हैं। टू इंक्रीज़ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, सबसे पहली बात की इसकी वजह से कैपेसिटी बढ़ जाती है कैपेसिटर की, यानी कि वो ज़्यादा चार्ज को स्टोर करता है। टू कीप कंडक्टिंग द प्लेट्स फ्राम कमिंग इन कंटैक्ट, और दूसरा हमारे पास ये क्या करता है, प्लेट्स को क्या करता है एक दूसरे से यानी कि कंडक्ट करने में। टू कीप कंडक्टिंग प्लेट्स फ्राम कमिंग इन कांटेक्ट, जब हमारे पास आपस में प्लेट्स क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो उस दौरान क्या हो सकते हैं, वो डिस्चार्ज हो सकते हैं, क्योंकि ये इंसुलेटर जब तक मौजूद होगा तो वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं होंगे, और हमारे पास क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, इनके चार्ज उसमें स्टोर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटेंस क्या होती है। तो ये पहले हो चुका है। ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस एबिलिटी होती है किसी भी कैपेसिटर की, जो कि चार्ज स्टोर करने की होती है। एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ये उसकी एबिलिटी होती है। सी बराबर है क्यू बटा वी, ये हमारे पास फार्मूला था। उसके बाद है ऑन व्हाट फैक्टर्स कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड, यानी कि ये फार्मूला हमने कौन से फैक्टर्स पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो इसका हमारे पास सिंपल सा है, थ्री फैक्टर्स हैं। सबसे नंबर वन, साइज़ ऑफ कंडक्टर, यानी कि हमारे पास सबसे पहला कंडक्टर जो है वो उनका साइज़, अगर वो बड़े होंगे तो हमारे पास क्या होगा, कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा। नंबर दो, हमारे पास प्लेट्स के दरमियान गैप कितना है, अगर छोटा गैप होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, अदरवाइज़ यानी कि इसका वाइस वर्सा। दूसरा हमारे पास है मटेरियल बिटवीन प्लेट्स, यानी कि हमने उनके दरमियान कौन सा मीडियम इस्तेमाल किया उस पर भी इनसार करता है। अगर हमारे पास क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिस किस्म का है उतनी ही हमारे पास कैपेसिटेंस कम या ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारे पास डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड यूनिट्स, तारीफ करें इलेक्ट्रिक करंट की और यूनिट्स की। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और इसकी यूनिट हमारे पास फॉर्मूला है क्यू बटा टी, और इसकी यूनिट एम्पेयर है। तो ये हमारे पास इसकी दूसरी यूनिट भी हो सकते हैं, मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, छोटे बड़े यूनिट, ये पहले रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क बताएं। तो हमारे पास देखें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड के दरमियान यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद होता है सेल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि व्हेन नो करंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम सेल, जब सेल में से कोई करंट फ्लो ना कर रहा हो तो उस दौरान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी सेल के इलेक्ट्रोड के दरमियान, उसको हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। और ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये निसार नहीं करता। दूसरा होता है हमारे पास टर्म ईएफ यूज फॉर द सोर्स करंट, यानी कि ये हमारे पास करंट का सोर्स होता है, यहाँ से करंट क्या होता है, पैदा होता है, ये काज भी होता है किसी भी हमारे पास स्टार्ट के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ क्लोज सर्किट में होता है, और ये क्या होता है, इट इज़ प्रोपोर्शनल होता है टू द रेजिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स, यानी कि हमारे पास रेजिस्टेंस
पे ये इन्हिसार करता है, जितनी रेजिस्टेंस है उतनी हमारे पास क्या होगी, पोटेंशियल हमें देनी पड़ेगी। वेदर इट इज़ मैयर बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ सर्किट, और इसको हम कहाँ पे मैयर करते हैं, सर्किट में किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान मैयर करते हैं। और इट इज़ एन इफेक्ट, और ये क्या होता है, एक असर होता है, एक वजह का सबब नहीं होता। वो सबब था हमारे पास ईएमएफ, और सॉरी वजह थी, और ये उसका क्या है, हमारे पास असर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स काज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और इसकी काज बताएं। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ कंडक्टर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर पे अप्लाई किया जाता है, कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, हरकत करते हैं, एंड अटेन्स एवरेज वेलोसिटी, और उनको क्या मिल जाती है, एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है, विच इज़ इन द डायरेक्शन अपोजिट, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की सीमत की अपोजिट होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, वी डी बराबर है I/N AE, यानी कि हमारे पास इसका फार्मूला है। और उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ड्यू टू, इसकी वजह क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन, यानी कि इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं विद मेटल एटम्स इन द कंडक्टर, कंडक्टर में मेटल एटम के साथ इलेक्ट्रॉन चूंकि कोलाइड करते हैं, इसी वजह से हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी की तारीफ करें। तो इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट को हम किसी भी एरिया पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास उसको हम क्या कहेंगे, करंट डेंसिटी कहेंगे। इसका फार्मूला क्या है, I/एरिया, यानी कि हम इसका वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, डिफरेंस बिटवीन ओहमिक एंड नॉन ओहमिक ऑब्जेक्ट्स। तो ये सिंपल सा है, ओहमिक ऑब्जेक्ट्स वो जो कि ओम लॉ को फॉलो करते हैं, उनको ओहमिक ऑब्जेक्ट हम कहते हैं। और इसके बाद है नॉन ओहमिक, हमारे पास वो मटेरियल होते हैं जो कि हमारे पास ओम लॉ को फॉलो नहीं करते, उनको हम कहते हैं नॉन ओहमिक। और ये हमारे पास उसकी मिसाल और ग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन सीरीज और पैरेलल सर्किट, सीरीज और पैरेलल सर्किट में हमारे पास क्या करें, फ़र्क करें। तो पहला हमारे पास है वन पाथ फॉर करंट, यानी कि जो सीरीज़ होता है उसमें करंट के लिए एक ही पाथ होता है, करंट इज सेम इन एवरी पॉइंट। सीरीज़ में हमारे पास करंट क्या होता है, हर पॉइंट पे एक जैसा होता है। तीसरा है वोल्टेज ड्रॉप्स एट ईच रजिस्टर, और सीरीज़ में हमारे पास जो वोल्टेज होता है वो हर रजिस्टर के दौरान क्या होता है, कम होता जाता है। दूसरा है ब्रेक इन द सर्किट स्टॉप ऑल करंट, और जब हमारे पास सीरीज़ में सर्किट एक जगह पे भी अगर ब्रेक होगा तो करंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। एडिंग रेजिस्टेंस इन सीरीज़ डिक्रीज, जब हम रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं किसी भी सीरीज़ में तो क्या होगा, टोटल करंट क्या होगा, कम होगा। अब क्या करते हैं हम, ये हमारे पास क्या था, सीरीज़ में था, अब पैरेलल में देखें। पैरेलल में क्या होगा, हमारे पास मल्टीपल पाथ फॉर करंट, इसमें बहुत सारे पाथ होते हैं करंट के लिए। करंट कैन बी डिफरेंट इन ईच ब्रांच, हमारे पास हर ब्रांच में करंट मुख्तलिफ हो सकता है। वोल्टेज सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। ब्रेक इन अ सर्किट डज नॉट अफेक्ट द बल्ब, यानी कि अगर हमारे पास ब्रेक आ जाए सर्किट में कहीं पे भी तो उसकी वजह से दूसरे बल्ब यानी कि इफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि रास्ते बहुत सारे हैं। उसके बाद हमारे पास है एडिंग रेजिस्टेंस इन द पैरेलल, अगर हम जमा कर दें किसी भी रेजिस्टेंस को पैरेलल में तो क्या होगा, टोटल करंट पे हमारे पास इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज टोटल करंट भी बढ़ जाएगा। कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द लाइट हीट साउंड, इसमें क्या होता है, हमारे पास कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में, लाइट में, हीट में और साउंड में। नेक्स्ट देखें, डिफाइन लोरेंट्स फोर्स। तो ये सिंपल सा, ये पहले रिवाइज हो रहा है, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का जो सम होता है उसको हम क्या कहते हैं, लोरेंट्स फोर्स कहते हैं। ये है इलेक्ट्रिक फोर्स जमा मैग्नेटिक फोर्स, और ये हमारे पास क्या है, लोरेंट्स फोर्स है। राइट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, राइट सम टिपिकल वैल्यू ऑफ टेस्ला फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, टेस्ला के वैल्यूज़ बताएं। तो सबसे पहले अर्थ सरफेस के लिए टेस्ला क्या होती है, 10 की क़ुव्वत नफ़ी 4 टेस्ला। बार मैग्नेट के लिए 10 की क़ुव्वत नफ़ी 2। पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए 1 टेस्ला, और सुपर कंडक्टिंग जो हमारे पास मटेरियल मैग्नेट होता है वो क्या होता है, 5 टेस्ला। ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाई चार्ज, क्यों हमारे पास वाई चार्ज पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ इन द प्रेजेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो क्यों सर्कुलर पाथ में हरकत करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है। तो हमारे पास ये है, मैग्नेटिक फील्ड बेंड अ चार्ज पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको बेंड करता है, क्या करता है, मजबूर करता है किसी ऑर्बिट में घूमने पर। बिकॉज द पार्टिकल फील्स अ फोर्स, क्या करते हैं, पार्टिकल्स पे फोर्स यानी कि लगती है, जो फील करते हैं वो, दैट इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्यों, किस वजह से होती है, वो सर्कुलर पाथ में ही होता है हमारे पास, तो वो क्या करता है, चार्जेस को सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाता है। और चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, डू नॉट चेंज स्पीड बट डायरेक्शन, लेकिन हमारे पास जो होते हैं वो स्पीड तो चेंज नहीं करते, लेकिन हमारी उसकी जो होती है स्पीड और डायरेक्शन वो क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास आर किसके बराबर है, एम वी बटा क्यू, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। नेक्स्ट देखें, व्हाट इन्फॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम मास स्पेक्ट्रो स्कोपी। तो ये हमने बताना है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्या मालूमात लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट का पता लगा सकते हैं, इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर फ्रॉम हमारे पास इससे निकाल सकते हैं, और ये इससे हम मालूमात हासिल करते हैं। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी की कौन कौन सी अकसाम है, तो सबसे पहला इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होती है, और अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। हमारे पास टाइप्स हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के। नेक्स्ट देखें, डिफाइन मैग्नेटिक मोमेंट एंड हाउ
इट प्रोड्यूस, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है और ये किस तरह पैदा होता है। तो ये है, इट इज़ डिफाइंड एज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ अ मैग्नेट और अदर ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसकी यूनिट ये होती है हमारे पास। ये क्या होता है, मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ होती है, मजबूती जो होती है मैग्नेट की या ताकत जो होती है, और उसकी ओरिएंटेशन यानी कि वो किस सिमत में मौजूद है मैग्नेट, या फिर हमारे पास अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। और इसकी यूनिट क्या है, जूल पर टेस्ला है। ये किस तरह प्रोड्यूस होता है, तो ये देखें बाय टू मेथड। नंबर वन, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर मूवमेंट करवा दी जाए तब ये पैदा होता है। दूसरा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, अगर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का यानी कि स्पिन करें तभी हमारे पास ये प्रोड्यूस होगा। उसके बाद नेचर इसकी क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एक खास डायरेक्शन होती है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, दोनों में फ़र्क बताएं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट में। तो इट इज़ पहला हमारे पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ये मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, कंप्राइजेज टू अनलाइक पोल्स, यानी कि इसमें दो अनलाइक पोल, दो अपोजिट पोल्स की वजह से पैदा होता है, जो कि इक्विलेंट स्ट्रेंथ के होते हैं और पार्टेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, उनके दरमियान थोड़ा सा फासला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, उसकी तारीफ करें। तो द जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट बाय पासिंग अ मेटल वायर थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब हमारे पास हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, किस तरह, बाय पासिंग अ मेटल वायर, एक मेटल वायर को हम पास करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में से, तो इस दौरान हमारे पास करंट पैदा होता है। इंड्यूस करंट जो होता है वो क्या होता है, इज़ प्रोड्यूस बिकॉज, किस वजह से पैदा होता है, ऑफ वोल्टेज प्रोडक्शन की वजह से, ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हमने बताना है इलेक्ट्रिक इंडक्शन की क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये होता है, फॉर अ मूवमेंट बिटवीन मैग्नेटिक बार एंड अ कंडक्टर देयर विल बी डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर, यानी कि हमारे पास जब हम मूवमेंट करवाते हैं मैग्नेटिक बार और कंडक्टर के दरमियान तो क्या होती है, डिफ्लेक्शन शो करता है गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट इसकी खासियत है, इफ बार मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर इज स्टेडी नो डिफ्लेक्शन, अगर ये स्टेडी हो जाए, उनको हरकत न करवाएं, तो डिफ्लेक्शन हमारे पास शो नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर। उसके बाद है, इट डाइपोल ऑफ बार मैग्नेट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट चेंज, अगर हम क्या कर दें, पोल जो होता है बार मैग्नेट का उसको चेंज कर दें, तो क्या होगा, जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड करंट की वो भी हमारे पास चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट फ्राडेज लॉ फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। फ्राडे लॉ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो क्या प्रोड्यूस करता है, ईएमएफ पैदा करता है। ये क्या है, फ्राडे लॉ का फार्मूला होता है डी फाई बी और डेल टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ डज फ्लक्स थ्रू अ कॉइल चेंज, फ्लक्स किस तरह किसी कॉइल में से चेंज होता है। तो कंसिडर अ कॉइल एंड मैग्नेटिक, एक कॉइल को तस्वर करें और मैग्नेट को, तो क्या होगा, मूव द मैग्नेट को हरकत करवाएं, मूव द कॉइल को भी हरकत करवाएं, चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द कॉइल, और दोनों की अगर साइज भी चेंज करें, तो इन तमाम से आपके पास क्या होगा, हमारे पास ये जो है फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा कॉइल में से। उसके बाद डिफाइन रेजिस्टेंस की तारीफ करें, तो ये रिपीट हो रहा है, यानी कि किसी भी चार्ज के बहाव को, करंट के बहाव को खलल, यानी कि जिसकी वजह से आता है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, उसकी यूनिट क्या होते हैं, ओम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टेट लेंस लॉ को स्टेट करें, वजाहत करें। द करंट फ्रॉम इंड्यूस्ड ईएमएफ विल प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट हमारे पास होता है किस वजह से, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है, और ये जो होता है विल ऑलवेज अपोज, ये क्या करता है, ओरिजिनल चेंज जो मैग्नेटिक फ्लक्स में होता है उसको अपोज करता है। इसका फार्मूला होता है ई बराबर है माइनस एन डेल फाई बी और डेल टी। तो माइनस का मतलब है ये हमेशा एक दूसरे को अपोज करते हैं, ये है लेंस लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट वन, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में फ़र्क बताएं। तो अल्टरनेटिंग करंट हमने पहले पढ़ लिया था कि क्या होता है, ये कभी आगे और कभी पीछे हमारे पास क्या होता है, वक्र होता है, यानी कि चेंज होती है इसकी डायरेक्शन। जो डीसी करंट होता है उसकी एक ही डायरेक्शन होती है, वो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। इंशाल्लाह मैं जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी अपलोड कर दूँगा। और ये करने के बाद इंशाल्लाह आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।